फौजी रिटायर्ड होकर घर क्या लौटा, गांव के लोगों ने स्वागत समारोह में डीजे बुला लिया। फिर संगीत का ऐसा शोर मचा कि लोग बेकाबू हो गए। बड़े बुजुर्गों के पैर भी यूं थिरकने लगे मानो अभी अभी जवानी आई हो। किसी ने रिटायर्ड फौजी के गले में फूलों की माला डाल दी है तो कोई नाच गाकर नेक मांगने में लगा है। स्वागत सत्कार में यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन बात वहाँ बिगड़ गई जब इस स्वागत सत्कार के दौरान एक शख्स ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। रिटायर्ड होकर घर लौटे फौजी के स्वागत समारोह में डांस पार्टी के दौरान अवैध हथियार से फायरिंग की ये तस्वीर भरतपुर के सरसेना गांव से आई है। सरसेना गांव में निर्भय सिंह सेना से सेवानिवृत्त होकर घर लौटे थे। उनके घर लौटने के मौके पर परिवार वालों ने स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा था और उसी कार्यक्रम के दौरान स्थानीय सरपंच के चाचा ने अवैध हथियार से फायरिंग कर डाली। इस फायरिंग का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में फायरिंग की तस्वीरों पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ ही लोग इस बात पर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि इस स्वागत समारोह के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाएगी। ना तो किसी ने मास्क पहनने की जहमत उठाई और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। सब के सब जश्न में लापरवाह बने रहे। चोर है और मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे ये लोग सफाई कर्मी हैं, जो 7 महीने के बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं। वेतन के लिए सड़क पर बैठे और नारेबाजी कर रहे इन लोगों का कहना है कि पिछले 7 महीनों से इन्हें ना तो वेतन मिला है और न वर्दी के लिए पैसे। हाल ये है कि ना तो इन्हें बैंक से लोन मिल रहा है और ना आसपास के दुकान से उधार मिल पा रहा है। ऐसे में उनके पास सिवाय आंदोलन के कोई और रास्ता नहीं बचा है। माने कहते भाई 2 महीना की तनख्वाह दे दो, 7 वेतन का पूरा कर्मचारी का पैसा दे दो। फिर भी मना कर रहे हैं, देवा का माने 1.5 महीनों के माने जैसा दे रहे हैं बुला तो परेशान हो रहे हो? परेशान हो गया। अब तो भूखा मर गया, तो कब तक भी भूखा मर गया, ऐसे भी मर जाऊंगा मैं तो यहाँ बैठूंगा। कह रहे हैं आप यहाँ से उठिए और आपकी जो सैलरी है उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि और से अधिक इनकम जनरेट करके इनके वेतन दिया जाए। और फिलहाल हमने इनका जो इनके कहने पर 7th पे कमीशन का हमने वो तैयार कर लिया है डॉक्यूमेंट, और लगभग वो 1 करोड़ 40 लाख के समथिंग बैठता है। तो हमारा पास जो 70 लाख रुपये भी हमने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो हम जो सफाई कर्मचारी जो नए हैं 115 उनको भी रिसेंटली दे रहे हैं। बाकी को जैसे ही हमारे पास पैसा आएगा हमने पहली प्रायोरिटी इनके लिए रखी है कि पहला भुगतान कर्मचारी को दिया जाए, वही रहेगा। टोंक के नवाबपुरा गांव में जमा ये लोग स्कूल की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 2008 से वो यहाँ एक अदद स्कूल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं किया गया। गांव में स्कूल नहीं होने की वजह से यहाँ के बच्चों को पढ़ने लिखने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे स्कूल में पानी टपकता है और हमारे स्कूल में 2 कमरे हैं और हमें यहाँ पर बाउंड्री नहीं है और यहाँ पर व्यवस्था कराने के लिए सरकार को कहने की जरूरत है। यहाँ के लोगों ने साल भर पहले भी स्कूल के लिए जमीन की मांग को लेकर आंदोलन किया था। उस वक्त यहाँ के तहसीलदार ने 15 दिनों में जमीन आवंटन की बात कही थी, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी स्कूल के लिए जमीन नहीं मिल सकी है, जिसकी वजह से यहाँ स्कूल नहीं बन पा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही यहाँ स्कूल नहीं बना तो वो फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। तो नई जगह अगर मिल जाएगी तो वहाँ बिल्डिंग बन जाएगी तो अच्छे से बच्चे पढ़ लेंगे। बच्चों का भविष्य का सवाल है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा का कानून होते हुए भी सरकार इस चीज से हमें वंचित कर रही है, जबकि कानून बना रखा है सरकार ने। पोखरण के भरियाणा में उपखंड अधिकारी के दफ्तर में ज्ञापन सौंपने आए ये लोग मानासर ग्राम पंचायत के लोग हैं। ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम सौंपे अपने ज्ञापन के जरिए मानासर में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समिति के उपाध्यक्ष मनोहर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इन लोगों का कहना है कि मानासर समिति में उपाध्यक्ष मनोहर सिंह और उनके कुछ साथियों ने समिति से कर्ज ले रखा है, जो वो वापस नहीं कर रहे हैं। साथ ही कर्ज वापस मांगने पर वो ब्लैकमेल कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने सहकारी समिति को बदनाम करने की कोशिश भी शुरू कर दी, जिससे किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसे में लोगों ने जल्द से जल्द मनोहर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मोरे हरजी है, व्यवस्थापक है, बहुत मस्त आदमी है और मोरे कोई पयो आज दिन तक एक रुपयो नहीं तो खादो है, नहीं मोरे कोई हरजी तरफ समस्या है। मैंने 2-3 जना मनोहर सिंह है, डूंगर राम है, बिल्कुल इन्हें नाजात परेशान करे। मैं कम से कम 150-200 आदमी आज आया हूँ, वो हौकार होता तो फिर बेला 150-200 आदमी आता सब। हरजी बहुत बढ़िया आदमी है और मस्त आदमी है, नहीं कर पाया खावे, नहीं कभी खादा, नहीं बोला खावेला, फालतू परेशान करे। और वो आदमी मोने भी धमकियां दे कि हरजी देवासी भेड़ा मत जाते, मोर भेड़ा रहे। टोंक से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां के सोनवा गांव में सरकारी चारागाह की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची तो लोगों ने इतना तमाशा किया कि 1 इंच जमीन तक खाली नहीं हो पाई और उन्हें बैरंग लौटना पड़ा, क्योंकि जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, चारागाह की जमीन पर बसे लोगों ने हाय तौबा मचा दी। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी मैदान मार लिया। लोगों की इस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि पुलिस को ही अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इसके बाद जैसे ही कैमरा घूमा, कुछ महिलाएं दूर पानी की टंकी पर डेरा डाले नजर आईं। ये देखकर पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लाख कहने के बाद भी महिलाएं नीचे नहीं उतरी। थक हार कर पुलिस वाले सड़क किनारे शांति से खड़े हो गए। जो एक आध अवैध निर्माण गिराए भी गए, उन्हें देखकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपनी गरीबी का रोना शुरू कर दिया। शासन ये ऐसा कहता है कि उठ के भग जाओ फुटबॉल की तरह, कल आया और आज भग जाओ। लोगों की मांग है कि पहले प्रशासन उन्हें रहने की कोई नई जगह दे, तब उनके घर पर बुलडोजर चलाए। वहीं प्रशासन ने 2 टूक कहा है कि जमीन तो खाली होकर ही रहेगी। असल में इलाके में सरकार का एक प्रोजेक्ट बनाने का प्लान है, इसलिए प्रशासन की तरफ से वहां अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नशा मुक्ति अभियान को लेकर दौसा में पुलिस वालों की ओर से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सिविल लाइन से शुरू हुई इस साइकिल रैली के जरिए लोगों से नशा छोड़ने की अपील भी की गई। साइकिल रैली के जरिए लोगों को ये संदेश दिया गया कि नशा एक सामाजिक बुराई है। इससे आपकी सेहत तो बिगड़ती ही है, साथ ही आपके परिवार और समाज को भी नुकसान पहुंचता है। दौसा में आयोजित साइकिल रैली में बड़ी संख्या में पुलिस वाले तो शामिल हुए ही, साथ ही इसमें कई बच्चे भी नजर आए और सब ने नशे के खिलाफ सामाजिक संदेश दिया। जोधपुर में कुछ टीचरों ने उन इलाकों के बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाने की मुहिम शुरू की है, जहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या की वजह से बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे। इस अभियान को आओ घर से सीखे नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत टीचरों की एक टीम झुलसा देने वाली गर्मी में ऊंटों पर बैठकर एक ऐसे गांव में जाती दिखी जो रेत के बीचों बीच बसा है और वहां जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। एक तस्वीर में ये टीचर रेत से घिरे इस इलाके में कुछ बच्चों को एक पेड़ के नीचे पढ़ाते नजर आए। बच्चे भी इस स्पेशल क्लास का पूरा फायदा उठाते दिखे। आओ घर से सीखें अभियान के तहत घर घर जाकर ऊँटों पर उनको पढ़ाया जा रहा है। ये सभी बच्चे टीचरों के इस कदम से काफी खुश तो दिखे ही, साथ ही इनके जज्बे को भी सलाम किया। ये नेटवर्क नहीं पकड़ता है, इसलिए गुरुजी ऊँट पर सवार होके आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को पढ़ाने के बाद ये टीचर रेगिस्तान के इस इलाके से ऊँटों पर बैठकर अपने घर लौट गए। बताया गया है कि ये इनका रोज का काम है और बच्चे भी हर रोज अपने टीचरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। स्याह अंधेरे में ऐसा लग रहा है मानो दूर कहीं आतिशबाजी हो रही हो, लेकिन सच तो ये है कि ये किसी आतिशबाजी की तस्वीर नहीं, बल्कि पोल पर लगे ट्रांसफार्मर में लगी आग की तस्वीर है, जिसे दूर से रिकॉर्ड किया गया। धू धू कर जल रहे ट्रांसफार्मर की ये तस्वीर दौसा के जोतिया गांव से आई है, जहां रात के वक्त इस ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। ट्रांसफार्मर में लगी इस आग की वजह से उससे लगा वायर टूटकर जहां जमीन पर गिर पड़ा, वहीं इसकी वजह से हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आसपास लगे कई मोटर और बिजली उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि जहां ट्रांसफार्मर लगा है वहां एक पेड़ है और उस पेड़ की डालियां ट्रांसफार्मर से लगती रहती हैं।
हो सकता है इसी वजह से आग लगी हो। हालांकि पक्के तौर पर यह कहना मुश्किल है। वैसे लोगों को इस ट्रांसफार्मर के खराब होने की वजह से बिजली की किल्लत ना हो, इसके लिए ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। श्री गंगानगर में ऐसी गर्मी पड़ रही है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। भले ही देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हों, लेकिन श्री गंगानगर में अब तक आसमान से इतनी भी राहत नहीं बरसी है कि लोगों को भीषण गर्मी से मुक्ति मिल सके। इतनी गर्मी है, ऊपर से कोविड चल रहा है, बहुत बुरा हाल है। आपको बता दें कि श्री गंगानगर में दिन का तापमान जहां 44 डिग्री से ऊपर जा रहा है, वहीं रात में भी ये 32 डिग्री के ऊपर ही रहता है। गर्मी और लू से बचने के लिए जहां लोग 24 घंटे घर के अंदर एसी, कूलर या पंखा चला रहे हैं, वहीं बाहर निकलने पर लोग ठंडे पेय और जूस का सेवन कर रहे हैं। कोरोना काल में सूने पड़े क्रिकेट ग्राउंड की रौनक अब लौट आई है। दरअसल भरतपुर में जिला क्रिकेट संघ की ओर से ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मथुरा बाईपास के पास एसआर एकेडमी में 10 दिनों तक चलने वाले इस समर कैंप में 70 से ज्यादा खिलाड़ी क्रिकेट के गुर सीख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस कैंप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सुबह 7 बजे से प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो जाता है। खास बात यह है कि इस कैंप के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर वन संरक्षक अभिमन्यु सहारण और RSRDC के अधिकारी अनिरुद्ध सिंह को बुलाया गया था। ये बच्चे आगे बढ़ें और हमारा नाम रोशन करें, IPL में, इंडियन क्रिकेट टीम में, सब जगह खेलें। खास बात ये भी है कि एसआर क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे इस समर कैंप के खत्म होने के बाद सभी खिलाड़ियों को एक अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। मैदानी इलाकों में पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी से पीछा छुड़ाने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे उन जगहों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, जो कि कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे सकती है और एक बार फिर लोगों की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। कोरोना कभी भी अपने रौद्र रूप में लौट सकता है, लेकिन इससे बेपरवाह लोग घूमने फिरने के लिए लगातार बाहर निकल रहे हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल से भी सामने आई, जहां नैनी झील के आसपास पर्यटकों का जमावड़ा दिखाई दिया। लोग झील में नाव के जरिए सैर सपाटा करने के लिए बेचैन दिखे। वहां के बाजार भी लोगों से खचाखच भरे दिखे, लेकिन उन लोगों के दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि उनका अभी का मनोरंजन बाद में उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। उनमें कई लोगों ने मास्क की जगह अपनी जेब में बना रखी थी और वो फासले का ध्यान रखे बगैर घूमते नजर आए। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। रोजाना के रूटीन से छुटकारा पाने के लिए लोग धर्मशाला घूमने पहुंच रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में कईयों ने मास्क की भी छुट्टी कर दी। यही नहीं, मौज मस्ती के वक्त उन्हें कोरोना का कोई भी नियम ध्यान नहीं रहा। क्या पहन रखा है आपने? मास्क है जी। इसको मास्क कहते हैं? हाँ जी। ये कैसा पहन रखा है आपने? पूरा नहीं पहना है? पूरा ही है जी। सिर्फ धर्मशाला ही नहीं, मनाली और दूसरी जगहों पर भी हालात ऐसे ही हैं, जिस पर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसके द्वारा 308 जो है वो चालान यहाँ पर कोविड-19 के काटे गए, जिसमें 3 लाख के करीब जो है जुर्माना भी यहाँ पर वसूला जा रहा है। कोरोना संकट में घूमने फिरने की जगहों पर सैलानियों की इस कदर भारी भीड़ जुटने पर पर्यटन मंत्री ने भरोसा दिया कि वो महाराष्ट्र के नागपुर में हुई भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन गई। मॉनसून के फिर से एक्टिव होने के साथ ही वहां लगातार कई घंटे जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर के निचले इलाके तालाब में तब्दील हो गए। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक रेहड़ी वाले के ठेले का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दिया। उसके पहिए पानी में पूरी तरह डूबते नजर आए। सड़कों की हालत भी ऐसी हो गई कि पहली नजर में कोई भी उन्हें नदी समझने की भूल कर बैठे। घुटनों तक पानी भरने से लोगों के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। मोटरसाइकिल और स्कूटर वाले तो रास्ते में ही फंस गए। सामने आई तस्वीर में एक स्कूटर वाला पानी में अपना स्कूटर घसीटता नजर आया। बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। कईयों के यहाँ तो रहने और सोने की भी जगह नहीं बची। घर में पानी घुस गया है, सोने की जगह नहीं, बच्चे बेचारे बाहर खड़े।
शहर की इस हालत से भड़के लोगों ने नगर निगम को जमकर कोसा और उस पर पहले से कोई तैयारी नहीं करने के आरोप लगाए। हमारे हर साल ऐसे ही होते हैं, कोई नगर सेवक आते नहीं, देखते नहीं। मौसम विभाग ने भी आने वाले कुछ दिनों तक और बारिश होने का अनुमान जता दिया है। महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो वहां के लोगों को आने वाले कुछ और दिनों तक बारिश और उससे होने वाली मुश्किलों से जूझना पड़ सकता है। हैदराबाद में MIM के नेता मजीद हुसैन को पुलिस वालों से उलझना भारी पड़ गया। हैदराबाद पुलिस ने उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। झगड़ा तब शुरू हुआ जब मजीद हुसैन किसी जमीन के विवाद में एक शख्स से उलझ रहे थे और उसी वक्त हालात संभालने के लिए वहां पुलिस वाले पहुंच गए, लेकिन मजीद हुसैन पुलिस के सामने भी शांत नहीं हुए। उनका एक साथी भी भड़क उठा, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मजीद हुसैन पुलिस वालों से भिड़ गए। पुलिस मामला शांत कराने की कोशिश में लगी रही और मजीद हुसैन का गुस्सा बढ़ता गया। पुलिस वालों से नेता की बदसलूकी बढ़ती ही गई। थोड़ी देर में मजीद हुसैन वहां से चले गए, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े एक बैंक लूट की वारदात से सनसनी मच गई। इस बैंक लूट में 6 बदमाश हथियारों की नोक पर बैंक से करीब 6,80,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। इस वारदात को बैंक के पास खड़े एक आदमी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इस वीडियो में साफ दिखा कि कुछ बदमाश बैंक लूट कर बाहर निकले। उनके हाथों में हथियार थे। पहले 2 फिर उनके बाकी साथी बैंक से बाहर आए। बैंक में लूट की इस वारदात की जानकारी तुरंत आसपास के लोगों को हो गई। लोगों ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उनके हाथ में हथियारों को देखकर वो रुक गए। इसके बाद वो उन लुटेरों को ललकारने लगे। इतने में एक बदमाश ने भीड़ पर फायरिंग कर दी। वहां खड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए दुकानों के पीछे छिप गए। गोली चलाने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए, जिसके बाद कुछ लोगों ने उनका पीछा भी किया, लेकिन आरोपी उनके हाथ नहीं आ पाए। वारदात के बाद इलाके के कुछ लोग बैंक के अंदर दाखिल हुए और खौफ से भरे लोगों का हाल चाल जाना। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इन छोटे चुनावों के लिए राज्य के कई जिलों में बड़ी हिंसा भड़क गई। इस बवाल के दौरान केवल डंडे और पत्थर ही नहीं बल्कि गोलियां तक चल गई। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें यूपी के सीतापुर से सामने आई, जहां 2 उम्मीदवारों के समर्थक आपस में बीच सड़क पर गुत्थम गुत्ता हो गए। पुलिस वाले हालात संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। लोग कुछ समझ पाते और पांव पीछे खींचते, इससे पहले ही कुछ और गोलियां चलने लगी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। गाड़ी में बैठे कुछ लोगों को भीड़ मारने पर तुली दिखी। हर तरफ लोग भागते दौड़ते दिखने लगे। कार पर ईंट फेंककर दौड़ रहे एक आदमी को देखते ही पुलिस वाले उसकी तरफ दौड़ने लगे, लेकिन तभी फिर से गोली की आवाज सुनाई दी। पुलिस वाले थोड़े चौकस हुए और उस तरफ देखने लगे जहां से आवाज आई थी, लेकिन तभी कुछ और गोली चलने की आवाज भी सुनाई दी। पुलिस वालों ने अपने कदम पीछे खींच लिए और सड़क पर जमा भीड़ छट गई। एक आदमी जख्मी होकर सड़क पर ही गिरा हुआ दिखा। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले सड़क पर धुआं दिखने लगा। लोगों को शक हुआ कि सामने दिख रही गाड़ी में बैठे लोग गोली चलाकर भाग रहे हैं। उनकी तरफ भीड़ दौड़ने लगी तो फिर गोली चल गई। बाद में सड़क पर गोलियों के खोखे ही खोखे बिखरे नजर आए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां मामूली विवाद पर 2 पक्षों के बीच पथराव और मारपीट हो गई।
बाद में पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। वायरल वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर बरसाते दिखाई दिए। दोनों पक्षों के बीच हमला करने की होड़ ऐसी मची कि उन्होंने उन पत्थरों से घायल हो जाने की भी परवाह नहीं की। इस पत्थरबाजी में एक आदमी को काफी चोटें भी आईं। उसे तुरंत उसके घर वालों ने नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती भी कराया। इस मारपीट की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। खास बात यह है कि इन दोनों पक्षों की इस लड़ाई से आसपास के लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। सोशल मीडिया साइट ट्विटर को लेकर केंद्र सरकार के सख्त रवैये के बाद अब देसी सोशल मीडिया साइट कू की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अब दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन आरएसएस की भी कू पर एंट्री हो गई है। आरएसएस अब अपने सभी बड़े फैसले और अपेक्षित जानकारियां कू के माध्यम से लोगों से उनकी अपनी भाषा में साझा करेगा। आरएसएस का अधिकृत अकाउंट @RSSORG है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कई मंत्री और कई दिग्गज लोग पहले ही कू प्लेटफॉर्म को अपना चुके हैं। कू मेड इन इंडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जो युवाओं में काफी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इससे पहले भारत के नए IT कानून को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर में काफी वक्त से तनातनी चल रही है। इसमें कई दिग्गज लोगों के अकाउंट को कुछ वक्त के लिए ब्लॉक करने के साथ ही ब्लू टिक विवाद भी है। बहरहाल कू पर आरएसएस की एंट्री ट्विटर इंडिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना ने एक फिलिस्तीनी संदिग्ध को गिरफ्तार कर उसके घर को धमाके से गिरा दिया। आरोप है कि इस शख्स ने कुछ दिन पहले एक आतंकी हमले को अंजाम दिया जिसमें फायरिंग के दौरान इजराइल के एक आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद इजराइल की सेना ने उसके घर पर धावा बोल दिया। जहां से सामने आई तस्वीर में 2 मंजिला एक मकान में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे। मकान की ऊपरी मंजिल से लेकर नीचे तक कोने कोने में धमाका होता नजर आया, जिसने आसपास के घरों को भी हिला दिया और पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा। जोरदार ब्लास्ट के साथ ही उस मकान से घने धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसने पूरे घर को अपनी आगोश में ले लिया। ये धुआं तेजी से फैलते हुए अगल बगल के घरों में भी घुसता नजर आया और कुछ ही पलों में पूरा इलाका धुएं की चादर से ढक गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर को अचानक गिरा दिया गया हो, बल्कि इजराइल की सेना ने इसके लिए पूरी तैयारी की। वहां से सामने आई तस्वीरों में इजरायली सैनिक रात के अंधेरे में मकान के अंदर बम लगाने का काम करते नजर आए। ये काम रात भर चला और सुबह होते ही धमाके से पहले मकान के आसपास सैनिकों का हुजूम नजर आया, जिसके बाद मकान को गिरा दिया गया। रूस की राजधानी मॉस्को में पड़ रही भीषण गर्मी ने वहां के लोगों को बेहाल कर दिया है। दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में गिने जाने वाले मॉस्को में गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। ठंड के मौसम में रहने वाले लोगों की इस गर्म मौसम की वजह से हालत खराब हो गई है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए कई लोग पार्कों का रुख कर रहे हैं। तो एक इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग फव्वारों से खुद को ठंडा रखने की कोशिश करते दिखाई दिए। गर्म हवाओं से तबीयत ना बिगड़े, इसके लिए लोग अपने चेहरों को समय समय पर पानी से धोते भी नजर आए। मॉस्को में इन दिनों पारा 30 डिग्री के पार पहुंच गया है, जो सामान्य से करीब 10 डिग्री ज्यादा है। अमेरिका के लॉस एंजलिस से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक आदमी ने एक गिरजाघर की छत पर चढ़कर आग लगा दी। गिरजाघर की छत पर आग लगाने वाले उस सिरफरे को बाद में काफी देर तक पीछा करने के बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि उसने किस वजह से वहां आग लगाई, लेकिन आग लगाने के बाद उसने पुलिस से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश की। वो गिरजाघर की छत से एक दूसरी इमारत की छत पर कूद गया। इस दौरान उसे चोट भी लगी, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वो फिर उठा और इसी तरह वो कई इमारतों की छत पर कूदते हुए भागता रहा। जहां 2 इमारतों के बीच दूरी ज्यादा थी, वहां उसने बिजली की तारों का सहारा लिया। हालांकि उस पर हर समय हेलीकॉप्टर से नजर रखी गई, इसलिए वो पुलिस से बचकर नहीं भाग सका।
बाद में वो जिस मकान में जाकर छिप गया वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे पुलिस ने अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया।